हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज है और इसमें जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग ESO 1 को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें इसकी पहली बुक जो है समाजशास्त्र को समझना, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसका चैप्टर 2 इस समय चल रहा है। तो चैप्टर 2 में ऑलरेडी हम लोग एक लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और चैप्टर का नाम है समाजशास्त्र की मूल संकल्पनाएं कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें समूह क्या होते हैं, इन सब के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग इसी कड़ी में स्थिति एवं भूमिका क्या होती है बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोग समझेंगे। तो स्थिति जो होती है वो क्या होती है और भूमिका क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इग्नू के कंटेंट में क्या दिया गया है हूबहू हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। तो बस मैं उसको आप लोगों को इजी वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि समाज में हमें जो सामाजिक संबंध दिखाई देते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे माता पिता का संबंध होता है या फिर हम बहुत सारे संबंध, वैवाहिक संबंध देखते हैं, मित्रता का संबंध होता है, पड़ोसी का संबंध होता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि बहुत सारे सामाजिक संबंध जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। इन्हीं सभी संबंधों को समाजशास्त्री जो हैं वो अध्ययन करना चाहते हैं कि कौन से संबंध जो हैं वो आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं और इसी के आधार पे वे लोग समाज में किस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में हमें समाज का स्वरूप जो है वो कैसा दिखाई देता है। इन्हीं संबंधों के माध्यम से वो समझना चाहते हैं। अब हम अगर मेनली देखें तो हर सामाजिक संबंध को हम 2 आयामों में देखते हैं, जिसमें से पहला जो है वो स्थिति होती है और दूसरा जो होता है वो भूमिका होता है। स्थिति क्या होता है? स्थिति को हम लोग समझेंगे समाज में होने वाले पारस्परिक संबंधों के संगठन में हर व्यक्ति की अपनी एक निश्चित जगह होती है और उसी को हम स्थिति कहते हैं। तो जैसे कि हमने मान लिया कि ये समाज का एक संगठन है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, इसमें से प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक निश्चित समाज में स्थिति होती है और उसी को हम स्थिति कहते हैं, जिससे कि वो व्यक्ति जो है पहचाना जाता है या जाना जाता है। हर पारस्परिक संबंध में यह नहीं हो सकता है कि हर व्यक्ति की कोई सुपरिभाषित जगह ना हो। हर किसी की कोई ना कोई सुपरिभाषित जगह होती ही है। तो अभी जैसे कि हम बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल यदि ले लें परिवार का, तो परिवार में आप लोग देखेंगे पिता की अपनी एक सुनिश्चित जगह है, वहीं पे पिता जो है वो अपने भाई के साथ उसकी अपनी एक सुनिश्चित स्थिति रहती है, या ये कहें कि संबंध होते हैं। लेकिन पिता का परिवार में जगह जो है वो पिता का ही होता है, बेटे का बेटे का ही होता है, माँ की जगह माँ की ही होती है, जो बहन होती है, बेटी होती है, चाचा चाची या मामा मामी, ताऊ ताई जो भी होते हैं, सभी लोगों की अपनी एक स्थिति होती है और उसी के अनुसार उनसे व्यवहार किया जाता है। अब जैसे कि परिवार में कोई बुजुर्ग है या मान लेते हैं कि दादा हैं, तो दादा से सभी लोग उसी तरीके से रिस्पेक्ट से या आदर के साथ, सम्मान के साथ बात करते हैं। कोई भी घर का बड़ा डिसीजन होता है तो उनसे पूछ के किया जाता है। तो ये दादा की स्थिति को दर्शाता है। वहीं पे परिवार का कोई छोटा सा बच्चा है तो उस बच्चे को आप लोग देखेंगे कि सभी परिवार के लोग जो होते हैं उन्हें पुचकारते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, खिलाते हैं। तो बच्चे की अपनी उस घर में एक अलग स्थिति होती है, जिससे कि पूरे परिवार के सदस्य उसे उस रूप में जानते हैं। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकता है
यदि दी गई परिस्थिति में उसकी परिस्थिति के साथ साथ दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों की परिस्थिति मालूम न हो। तो अब जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि अगर दादाजी हैं तो दादाजी के होने का ये अर्थ निकलता है कि इनके पोता पोती होंगे, इनके बच्चे होंगे, इनकी पत्नी होंगी। तो इन सब से मिल के जो दादा की परिस्थिति है वो कंप्लीट होती है। अदरवाइज पता ही नहीं कि दादा के साथ हमें व्यवहार कैसे करना है। या फिर सॉरी, बच्चे की जो परिस्थिति है, इस बच्चे के पिता होंगे, माता होंगे, भाई बहन, बुआ, चाची, मौसी, जितने लोग होंगे उनसे इनका अपना बच्चे का संबंध है, उसके अनुसार ही इसकी परिस्थिति तय होती है कि इसके साथ कैसे व्यवहार करना है। अगर नहीं हो, दूसरे लोग ना हो, तो इसकी परिस्थिति का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। इस प्रकार परिवार में पारस्परिक संबंधों में तो कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि हमें पहले से सुनिश्चित परिस्थिति पता होती है कि हाँ, एक व्यक्ति की तुलना में या उसके कंपेयर में या उसके रेफरेंस में देखें तो दूसरे व्यक्ति की परिस्थिति क्या है। इस जानकारी से पारस्परिक संबंध जो होता है वो निरंतर बना रहता है और उसका हमें पूर्वानुमान भी रहता है कि हाँ, ये अगर मान लेते हैं कि चाची आई हैं या बड़ी मम्मी आई हैं तो हमें बड़ी मम्मी के साथ कैसे व्यवहार करना है, या बड़े मामा आए हैं या छोटे मामा आए हैं तो कैसे व्यवहार करना है। तो ये पहले से हमें पूर्वानुमान होता है कि हमें किसके साथ कैसे व्यवहार करना है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मान लेते हैं कि हम किसी अजनबी से मिलते हैं, मान लीजिए आप कभी किसी से पहली बार मिल रहे हैं, कहीं आप जा रहे थे, वहाँ आप मिल गए किसी अजनबी से, तो सबसे पहले आप उनके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं। इसकी वजह से आप डिसाइड कर पाएंगे कि हमें इनसे कैसा व्यवहार करना है। अब मान लीजिए किसी अजनबी से आप मिलते हैं और वो पता चलता है कि वो किसी कॉलेज के प्रोफेसर हैं, आपके बात करने का तरीका बदल जाएगा। वहीं पे अगर आपको ये पता चलता है कि ये जो अजनबी है वो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, तो आपके बात करने का तरीका बदल जाएगा। या फिर आप ये देखते हैं कि जिस अजनबी से हम बात कर रहे हैं वो किसी कोर्ट का जज हो सकता है या फिर कोई पुलिस वाला है, तो आपके बात करने का तरीका अलग होगा। या फिर आपको ये पता चले कि ये अजनबी जो है वो एक दुकानदार है, तो आपके बात करने का तरीका अलग होगा। तो जब हम किसी अजनबी से मिलते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी परिस्थिति के बारे में पता करना पड़ता है कि हाँ, जिस बंदे से या जिस पर्सन से हम मिले हैं उसकी परिस्थिति समाज में क्या है, और उसी के हिसाब से हम उसी के अनुसार व्यवहार कर पाते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठता है कि परिस्थिति आखिर में कितने प्रकार की होती है। तो बहुत ही सिंपल, आप सभी को पता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। परिस्थिति जो होती है वो दो प्रकार की होती है। सबसे पहले प्रदत्त परिस्थिति और दूसरी जो है वो है अर्जित परिस्थिति। तो प्रदत्त परिस्थिति में आप सभी को पता है कि ये हमें जन्म के साथ मिलता है। एक मिनट, प्रदत्त परिस्थिति जो होता है वो हमें जन्म के साथ मिलता है। तो जैसे कि हम किसी भी हम जन्म के साथ या नातेदारी में हम देखें, जो भी स्थितियां हमें नज़र आती हैं अपनी परिस्थिति होती है, चाहे वो बच्चे का हो, चाहे दादा दादी का, चाहे चाचा चाची का। तो ये जो परिस्थिति होती है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमें वैसे ही दिखाई देता है। अब जैसे कि कोई बच्चा है वो अपने पिता के लिए हमेशा बच्चा ही रहेगा, या पिता है तो उस बच्चे के लिए वो हमेशा पिता ही रहेगा। या प्रदत्त परिस्थिति का एक और एग्जाम्पल जो लिया जाता है कि राजा का बेटा जो होता है वो अक्सर करके राजा ही होता है। तो राजा का बेटा जो है वो राजा ही रहेगा। वहीं पे अर्जित परिस्थिति की यदि बात करें तो इसमें क्या होता है कि हम अपने खुद अर्जित करते हैं, जो भी हमारी समाज में परिस्थिति होती है उसको हम अर्जित करते हैं अपनी मेहनत से। तो अभी जैसे कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है और यदि वो क्लर्क है, बाद में वो कोई ऑफिसर बन जाता है,
तो वो क्या होगा, ये एक अर्जित परिस्थिति होगी, जिसमें इसको आप किस तरीके से मान सकते हैं, ऊर्ध्व अर्जित परिस्थिति के कैटेगरी में भी आप रख सकते हैं इसे, या ऊर्ध्वगामी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे यहाँ पे अर्जित परिस्थिति में ये होता है कि जैसे हमने खुद पढ़ाई लिखाई की, अपना ज्ञान अर्जित किया और उसके बाद से हमने कुछ अचीव किया, या कोई आप देखेंगे कि जो लोग अपना व्यवसाय अपने तरीके से अपनी शर्तों पे करते हैं, और ये जो हमें पैटर्न दिखाई देता है ये अर्जित परिस्थिति का होता है। अब जैसे प्रदत्त में किसान का बेटा किसान निकलेगा, वहीं पर अर्जित परिस्थिति में हम देखेंगे किसान का बेटा जो है वो ऑफिसर बन सकता है, पुलिस में जा सकता है, या फिर जज, कलेक्टर, कुछ भी बन सकता है। ओके, कुछ ऐसी परिस्थितियां हमें देखने को मिलती हैं जिसमें कि हम प्रदत्त और अर्जित दोनों का मिश्रित रूप देखते हैं। अब ये क्या होती हैं, तो अब जैसे मान लेते हैं कि किसी गांव के मंदिर पे मान लेते हैं कोई पुजारी होता है, पुजारी है कोई, तो वो जो पुजारी है वो ब्राह्मण तो है, ठीक है, लेकिन उसके साथ उसे पूजा करने की जो क्रिया विधि होती है, मंत्रोच्चारण होता है, ये सभी उसे अर्जित करना पड़ता है, यानी उसे सीखना पड़ता है, और तभी वो उस मंदिर का पुजारी रहने के लायक होता है, अदरवाइज गांव वाले उसे मार के भगा देंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ऐसे में प्रदत्त और अर्जित दोनों परिस्थितियों का मिश्रित रूप दिखता है। यहाँ पे एक टर्म और आता है, बहुविध परिस्थिति। अब बहुविध परिस्थिति क्या है, तो एक बहुत ही सिंपल हम एग्जाम्पल देंगे। जैसे कि हम मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति होता है, उसकी परिस्थिति जो होती है वो बहुविध ही होती है। जैसे मान लेते हैं एक आप कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखिएगा कि बच्चा जब से जन्म लेता है तब से उसकी बहुविध परिस्थिति होती है। जैसे अब हम मान लेते हैं कि कोई शिशु है, एग्जाम्पल पे इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। कोई शिशु है, वो जन्म लिया, जन्म लेने के बाद वो किसी का बेटा बना, किसी का तो बेटा बना, किसी का वो भाई भी बना, किसी का हो सकता है कि वो चाचा भी बन जाए, किसी का मामा भी बन सकता है, किसी का वो भतीजा भी बन सकता है, या फिर किसी का वो भांजा भी बन सकता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि एक शिशु जो जन्म लिया उसकी बहुत सारी परिस्थितियाँ दूसरों के कंपेयर में दिखाई देती हैं। वो किसी का भांजा है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का चाचा है, किसी का मामा है, किसी का भतीजा बना। तो इस तरीके से अलग अलग परिस्थितियाँ उसके साथ जुड़ के दिखाई देती हैं। वहीं पे जो एक मुख्य परिस्थिति की बात आती है, ये आई थिंक E.T. हिलर का ये है मुख्य परिस्थिति का जो कॉन्सेप्ट है। मुख्य परिस्थिति में क्या है, वो एक शिशु है, ओवरऑल वो एक शिशु है, और ये जो इससे संबंधित सारी जो परिस्थितियां हैं वो इसकी बहुविध परिस्थिति को दर्शाती हैं। तो ये तो मैंने अपने तरीके से समझा दिया। अब इग्नू के कंटेंट को हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति जो होती है वो बहुविध होती है, यहाँ तक कि नवजात शिशु भी जो होता है वो एक साथ ही पुत्र, पौत्र, भाई, भतीजा आदि होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी परिस्थितियों में भी बढ़ोतरी होती है। लोक प्रसिद्ध कोई व्यक्ति हो या अन्य महत्वपूर्ण लोग जो होते हैं वो एक ही समय में अनेक परिस्थितियां प्राप्त कर लेते हैं। फिर भी हर एक की प्रमुख परिस्थिति केवल एक ही होती है जिसके आधार पे उसे पहचाना जाता है। तो अब जैसे मान लेते हैं कि एक कोई जज है या कोई अध्यापक है, ये उसकी मुख्य परिस्थिति है। लेकिन ये जज जो है वो किसी का पिता हो सकता है,
किसी का चाचा हो सकता है, किसी का बेटा हो सकता है, किसी का पति हो सकता है। ये सभी जो है वो आप लोग देखेंगे ये इसकी बहुविध परिस्थिति को दर्शाता है। लेकिन जबकि उसकी मुख्य परिस्थिति क्या है कि वो समाज में एक जज के नाम से, या जज की उसकी अपनी परिस्थिति है, उसकी अपनी आइडेंटिटी जो है वो एक जज की तरह है। ये उसकी मुख्य परिस्थिति होती है। तो आई थिंक कि अभी आप लोगों को बहुविध परिस्थिति, मुख्य परिस्थिति, बाकी प्रदत्त अर्जित तो आप लोगों को क्लियर ही था, क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं भूमिका की संकल्पना। भूमिका की संकल्पना की बात आते ही सबसे पहले मुझे भूमिका की संकल्पना में हम देखेंगे, सबसे पहले हमें राल्फ लिंटन याद आते हैं। जब भी मैं भूमिका पढ़ती हूँ या परिस्थिति पढ़ती हूँ, राल्फ लिंटन याद आते हैं। और आप लोगों को याद होगा, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 1936 में इनकी बुक आई थी स्टडी ऑफ मैन। ईयर आप लोग एक बार क्लियर कर लीजिएगा, स्टडी ऑफ मैन। इसमें इन्होंने कहा है कि जो भूमिका होती है वो परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है। तो एक कथन भी आप लोगों को पता चल गया यहाँ पे। और भूमिका और परिस्थिति के बारे में इनका काफ़ी डीप स्टडी रहा है राल्फ लिंटन का। ओके, भूमिका जो होती है ये हम देखेंगे तो परिस्थिति का व्यावहारिक पहलू होता है। तो जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ अभी कि भूमिका जो होती है वो परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है। यानी कि कोई परिस्थिति है, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई जज है, तो वो जज जो है वो अपनी परिस्थिति के अनुसार ही अपनी भूमिकाएं निभाएगा। किसी व्यक्ति की तब तक कोई परिस्थिति नहीं हो सकती जब तक कि उसके साथ कोई भूमिका नहीं जुड़ी हो। इसीलिए कहा है राल्फ लिंटन ने कि भूमिका जो होती है वो परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है। यानी कि बिना भूमिका के परिस्थिति की हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। अतः ये कह सकते हैं कि भूमिका जो होती है वो परिस्थिति का सक्रिय पहलू है। हर भूमिका के साथ कुछ अधिकार एवं कर्तव्य जुड़े होते हैं। जो जब हम भूमिका की बात करते हैं तो इसके साथ हमारे कुछ अधिकार भी होते हैं। सिंपली आप यही एग्जाम्पल लेके रखिए या फिर किसी अध्यापक का आप लेके रखिए, तो आप लोग ये देखेंगे कि कुछ हमारे अधिकार भी दिखाई देते हैं इसके साथ में, और कुछ हमारे कर्तव्य भी होते हैं। एक मिनट, कर्तव्य भी होते हैं। ओके, अब जैसे कि हम देखेंगे कि माता पिता की परिस्थिति जो है वो प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का अपने बच्चों पर अधिकार होने के साथ साथ उनके प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो अब मान लेते हैं कि हमारी परिस्थिति क्या है, माता पिता की है। हम माता पिता हैं तो हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चों पे हमारे कुछ अधिकार भी होते हैं और उनके प्रति हमारा कुछ उत्तरदायित्व भी होता है, कुछ कर्तव्य भी होता है, हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी बनती हैं। तो हम ये देखेंगे कि इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि परिस्थिति एवं भूमिका जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को एक दूसरे के साथ ही हम समझ सकते हैं, एक दूसरे के बिना वे अधूरे हैं। भूमिका का संबंध परिस्थिति विशेष को धारण करने वाले व्यक्ति के वास्तविक व्यवहार से होता है। साथ में भूमिका की संकल्पना व्यवहार से संबंधित उन अपेक्षाओं को बताती है जो लोग एक दूसरे से करते हैं। अब जैसे कोई अध्यापक है तो अध्यापक से क्या अध्यापक व्यवहार करेगा, चाहे वो माता पिता से व्यवहार करे या फिर जो बच्चे होते हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके साथ उसका क्या व्यवहार रहेगा, ये अध्यापक की अपनी खुद की एक परिस्थिति जो है वो डिफाइन करती है कि इसकी क्या भूमिका रहेगी। ओके, अब इस तरीके से हम अगर देखें तो ये कह सकते हैं कि अध्यापक जो है वो विद्यार्थी के संबंधों के संदर्भ में विद्यार्थी से एक विशेष प्रकार के व्यवहार की उपेक्षा करेगा।
अगर हम अध्यापक और विद्यार्थी के संबंध की बात करें तो हम ये देखेंगे कि अध्यापक जो है वो विद्यार्थी से एक अलग तरीके के, विशेष तरीके के व्यवहार की अपेक्षा करेगा। वो उम्मीद करेगा कि जब मैं क्लास में एंट्री करूं तो बच्चे जो हैं वो साइलेंट होकर आदरपूर्वक खड़े हो जाएं। तो ये तो उम्मीद ये जो अध्यापक है वो विद्यार्थी से करेगा। इसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थी की अपनी अपेक्षाएं भी होंगी कि हमारा जो अध्यापक है वो हमसे इस प्रकार से व्यवहार करे। यदि इनमें से कोई भी एक दूसरे की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य नहीं कर सकता है तो उनके संबंधों पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे हम देखते हैं कि कुछ टीचर ऐसे अगर हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, झल्लाते हैं या मारपीट देते हैं तो वो बच्चों को नहीं पसंद आते हैं। वो सोचते हैं कि ये अच्छे टीचर या अच्छे अध्यापक नहीं हैं। तो कुल मिलाकर यदि व्यक्ति भूमिका संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं तो समाज में व्यवहार की एकरूपता बनी रहती है। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे सामाजिक संस्था पे। मैं चूँकि ये इग्नू की बुक का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है इसलिए मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में आप लोगों को, जैसे कि आप लोग आज छोटे छोटे टर्म्स, भूमिका क्या है, परिस्थिति क्या है, परिस्थिति में क्या अलग अलग है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है इन सारे टर्म्स में, तो इसलिए मैं छोटे छोटे लेक्चर बना रही हूँ जिससे कि आप लोगों के जो भी कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सामाजिक संस्था पे डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पीजीटी की डेट आ गई है। अगर हम बात करें यूपी पीजीटी की तो अगर न्यूज़पेपर्स की हम माने तो डेट तो आ गई है, तो कुछ 4-5 अप्रैल में एग्ज़ाम है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। मैं अभी तुरंत रिवीजन तो मैं नहीं कराऊँगी क्योंकि अभी लंबा समय है एक और लेकिन हाँ ये ज़रूर मैं कहूँगी कि आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग चाहिए तो डिमांड कर सकते हैं कि मैम इस टॉपिक पे आप लेक्चर बना दीजिए और मैं ट्राई करूँगी अपना बेस्ट कि आप लोगों को वो कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा सकूं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी तक नहीं किए थे तो भी अभी आप लोगों के पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है और आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है बिल्कुल बेसिक से आप लोग चाहिए तो स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ तक थिंकर्स की बात करें तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। यूपी पीजीटी का अगर मैं देखूँ तो मोस्टली बहुत सारे कंटेंट मैं कवर कर चुकी हूँ। तो आप लोग चाहिए तो चाहे वो इग्नू के कंटेंट हों या फिर कॉम्पिटिटिव सीरीज़ के कंटेंट हों, आप लोग उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। या मेरे वे साथी जो पहले से देख चुके हैं, समझ चुके हैं, नोट्स बना चुके हैं तो आप लोग रिविज़न कर सकते हैं। आप लोगों के पास अगर कुछ भी क्वेरी है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि उस पर मैं लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, धन्यवाद।